नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जस्ट पिछले क्लास के बाद, चूंकि पिछले क्लासों में पिछले लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और आज हम लोग यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे और इसके अलग अलग जो प्रकार है उसके बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जाने कि आखिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। ऐसा कार्बन के यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन उसके परमाणु और परमाणु का जो स्पेशल एलिमेंट है वो अलग होता है, उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो भाग में बढ़ जाता है, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो भाग में बढ़ता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या इसको सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत जगह केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही लिखता है, लेकिन वास्तव में ये पहले दो भाग में बढ़ता है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो भाग में बढ़ता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। The organic compounds having same molecular formula but the अर्थात the organic compounds having same molecular formula but the spatial arrangement of group of atom or group of atoms are different are called stereoisomers and this phenomenon is called stereoisomerism। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन उसके परमाणु और परमाणुओं का जो समूह है उसका स्थानीय व्यवस्था अलग अलग होता है, उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस पूरी घटना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन हुआ, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स and this phenomenon is called stereoisomerism। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि स्टीरियो आइसोमरेज में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, यहाँ तक कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, यहाँ तक कि भौतिक और रासायनिक गुण भी उसके समान हो सकते हैं बहुत सी स्थिति में, लेकिन उसके परमाणु और परमाणु का जो समूह है वो अलग अलग होगा, यानी कि जो स्पेशल एलिमेंट जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम का है वो अलग अलग होगा। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म पहले दो भाग में बढ़ जाता है, एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इसका पहला टाइप हुआ। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में होता क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण होता है, अर्थात ऐसा आइसोमरिज्म जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण होता है उसे हम कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे, और इस पूरी घटना को कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि द आइसोमर that arises due to free rotation of carbon carbon single bond तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहता है कि द आइसोमर दैट अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अर्थात ऐसा आइसोमर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण होता है उसे हम कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, और इस घटना को कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से स्टीरियो आइसोमरिज्म का यह पहला पार्ट हो गया, और फिर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म का दूसरा पार्ट हो जाता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे कि कन्फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का कन्फॉर्मेशन।
इथेन हुआ, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, यहाँ भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज का ये एग्जांपल लिए हैं इथेन का। इथेन का अणुसूत्र होता है C2H6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ लिख दिया गया है। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए यहाँ 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, जो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार ये कार्बन भी यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। तो यहाँ क्या करते हैं कि ये दो भाग में ऐसे बटा हुआ है, यानी एक CH3 यहाँ पर है, ये CH3 यहाँ पर है, यानी कि इस CH3 को हम यहाँ पर लिखे, और फिर ये जो CH3 है इसके ऊपर रख करके इसको 60 डिग्री पर मूव कराते हैं, तो अलग अलग हमें कन्फॉर्मर्स प्राप्त होता है। यहाँ कार्बन एटम है और ये CH3 हो गया, और फिर दूसरे को, यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से साइकिल का चक्र अगर हम मान लेते हैं, तो एक चक्के पर यहाँ दूसरे चक्र को रख करके 60 डिग्री पर मूव कराते हैं, तो यहाँ दूसरा हो जाएगा, इसको हम H' मान लेते हैं। यानी एक CH3 को स्थिर रखेंगे और दूसरे CH3 को इसके ऊपर हम मूव कराते हैं, ये स्थिर रहेगा, और ये 60 डिग्री के एंगल पर इसको हम मूव कराते हैं। फिर इसको हम 60 डिग्री पर मूव करेंगे, तो यहाँ एक स्थिर रहेगा, और ऊपर वाले को 60 डिग्री पर क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं। फिर इसको हम 60 डिग्री पर मूव कराते हैं, और फिर इसको आगे हम यहाँ 60 डिग्री पर मूव कराते हैं।
ये इथेन का कन्फॉर्मेशन हुआ, इथेन का ये मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ CH3 को एक को यहाँ हम स्थिर कर दिए हैं और दूसरे CH3 को लेकर के इस पर हम 60 डिग्री को मूव कराते हैं। इस पर जितना एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा, इसलिए 6 बार हम करेगा, ये मूव करेगा। तो इसमें 7वां स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात उसको छोड़ देते हैं कि 6 बार अगर ये मूव करता है तो पुनः यह इसी पोजीशन में यहाँ पर आ जाता है, जिसमें एक को हम यहाँ CH लिखे हैं और दूसरे को यहाँ H डैश करके लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये 6 बार मूव कर करके पुनः इस स्थिति में आ जाता है। तो ये इथेन का कन्फॉर्मेशन हुआ और ये सभी जो अलग अलग हमें प्राप्त हो रहा है ये सब कन्फॉर्मर्स कहलाएगा या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाता है, जिसे हम कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन के नाम से जानते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अब हम यहाँ देखने चले कि कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन, और इसका कन्फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये इसका ब्यूटेन का अणुसूत्र हुआ, इसको हम यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला के आधार पर। ब्यूटेन का ये अणुसूत्र है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, और ये इसका संरचना सूत्र हो जाता है। यहाँ हम ठीक उसी प्रकार से देख रहे हैं जिस तरह से इथेन का कन्फॉर्मेशन हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन होता है। चूंकि कन्फॉर्मेशनल आइसोमरेज में ये कहता है कि ऐसा आइसोमर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है वो कन्फॉर्मर्स कहलाता है, और उस पूरी घटना को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये CH3 मिल करके एक को यहाँ स्थिर कर देंगे, यहाँ पर ये CH3H और यहाँ पर एक कार्बन है, और फिर यहाँ दूसरे भाग को लेकर के यहाँ हम इसके ऊपर फिर मूव कराते हैं 60 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा आपको 6 टाइम्स। फिर उसी प्रकार से इसका कन्फॉर्मेशन होगा जिस तरह से हम यहाँ इथेन का कन्फॉर्मेशन किए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम एक कार्बन को यहाँ स्थायी कर दिए इस सिस्टम को, और इसी के ऊपर इसको हम मूव करा रहे हैं। एक को स्थायी रखेंगे और एक को 60 पर 60 डिग्री पर इसको मूव कराएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग हमें फिर 6 स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, वो सभी के सभी ये ब्यूटेन का कन्फॉर्मर्स कहलाएगा, और इस पूरी घटना को हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के नाम से जानते हैं। और फिर इसका दूसरा भाग होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, जिसका 2 भाग हो जाता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसका दूसरा पार्ट है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म।
इसको भी ठीक उसी प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन परमाणु और परमाणुओं के समूह का जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो स्पेसीज है उसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहेंगे और इस घटना को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में दो भाग में बंट जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा भाग है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिसको ज्यामितीय समावयवता और बी को प्रकाशिकीय समावयवता के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो अब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और फिर हम लोग यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, अर्थात ऐसा आइसोमेरिज्म जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अर्थात इथिलीनिक बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है, जिसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ए में लिखा जा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म Geometrical isomerism, the isomerism that arises due to restricted rotation around ethylenic bond or carbon-carbon double bond is called geometrical isomerism, and different forms of isomers are called geometrical isomers. तो इस प्रकार से इसे आगे लिखा जा सकता है, अर्थात ऐसा समझौता जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन का फलस्वरूप होता था, वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता था, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अर्थात इसे इथिलीनिक बॉन्ड भी कहा जाता है, इसके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के फलस्वरूप ये होता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि कैसे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के फलस्वरूप ये उत्पन्न होता है।
ये जो कंपाउंड है इसका नाम हुआ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इथेन हुआ। 1 पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, तो ये 1,2 डाइक्लोरो, चूंकि 2 क्लोरीन है, इस कंपाउंड का नाम भी यही है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है इस पर दो अन्य ग्रुप भी आएगा और वो दोनों ग्रुप प्रत्येक कार्बन पर अलग अलग होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उस पर दोनों कंस्टिट्यूएंट प्रत्येक कार्बन पर अलग अलग होना चाहिए, तभी वह ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को शो करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। अगर इस कार्बन पर हम दोनों ग्रुप सेम दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज होने के लिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन के पास दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, अर्थात उसका दोनों कंस्टिट्यूएंट अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन पर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्लोरीन हाइड्रोजन है, तो ये जो सिस्टम है ये सीस फॉर्म कहलाता है और ये है ट्रांसफॉर्म इसको कहते हैं। इसीलिए इसको सिस ट्रांस आइसोमरेज भी कहा जाता है, या इसका फिर दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो दोनों अलग अलग रूप से जुटा हुआ है। यहाँ एक बात यही ध्यान रखेंगे कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होना चाहिए, तभी यह ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को शो करेगा, वरना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को शो नहीं करेगा। तो ये दोनों कंपाउंड जो हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या इसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे और इस पूरी घटना को ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज के नाम से जाना जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर इसी जगह अगर हम कोई अन्य ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ अगर हम CH लगाते हैं, यहाँ CH लगाते हैं, तो फिर यहाँ पर CH3 दे देंगे और यहाँ फिर CH3 दे देंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल तैयार हो गया। पहले इस कंपाउंड के नाम हम जाने। यहाँ 1 2 3 4 अर्थात यहाँ रिंग में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला को ब्यूटेन कहते हैं, और चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हो गया ब्यूटेन 2 या ब्यूट 2N। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही कंपाउंड हुआ। यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर दोनों ग्रुप अलग अलग है। एक मिथाइल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन है। जब तक वहां दोनों ग्रुप अलग अलग नहीं होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज को शो नहीं करेगा। तो यहाँ एक ही साइड है तो ये सिस फॉर्म कहलाता है, और ये यहाँ अलग अलग है तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हुआ या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, और इस घटना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। अब इसका दूसरा भाग है और अंतिम भाग है ऑप्टिकल आइसोमरेज, जिसको प्रकाश की समावयवता के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमरेज, the compound having same molecular formula, same chemical and physical properties, but different optical activity is called optical isomer and the phenomenon is called optical isomerism। अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी समान है, लेकिन इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी अर्थात प्रकाशकीय जो क्रियाकलाप है वो अलग अलग होता है, जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं और इस पूरी घटना को ऑप्टिकल आइसोमरेज के नाम से जाना जाता है।